गरीब का जादुई नदी में घर। एक परिवार के 5 जने सास बेटा बहू और उसके 2 बच्चे जैसे ही नदी में उतरकर अपनी मुंडी नदी में डुबाते हैं, तत्पश्चात वो सभी एक सुंदर से महल में पहुंच जाते हैं जहां जेवर और पैसों से भरा हुआ एक खजाना जैसा बॉक्स था। तभी उनके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में तब्दील हो जाते हैं। ये देखकर वो कहते हैं, माँ, जरा देखो खुद को, मुझे भी। हम सब के कपड़े तो बिल्कुल नए हो गए हैं। ये तो कमाल हो गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। माँ देखो, मेरे नए जूते, मेरे पास तो चश्मा भी है, और वो शर्ट देखो। माँ, मेरी गुलाबी फ्रॉक देखो, बड़ी चमक रही है। अरे मेरी साड़ी तो और भी बढ़िया है। और बहू, महल भी बहुत बढ़िया है, इतने सारे जेवर भी हैं। आजा बहू, इन्हें पहनकर मजे करते हैं। हाँ माँ जी। मुझे तो नोटों की गड्डी से सजा बिस्तर दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ इन पर सोने, आराम से फैल के लेटूंगा। ये कहते ही रंजन नोटों से सजे बिस्तर पर आराम करता है। वहीं घर के बाकी सदस्य अपने मनपसंद के शौक पूरे करते हैं। आखिर ये गरीब परिवार एकदम से इतना मालामाल कैसे हो गया, और ये एक पानी के अंदर बने महल में बिना सांस लिए कैसे रह रहे थे? इस विचित्र दृश्य का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। एक वक्त की बात है। नदी किनारे रंजन अपनी पत्नी पत्रा, माँ संगीता और 2 बच्चे किंजल और मानव के साथ मिट्टी के बने कच्चे घर में रहते थे। कमाई का जरिया नहीं था और खाने के लिए 5-5 पेट थे। अरे पत्रा, जल्दी कपड़े धो लो, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ, मौसम तो बड़ा खराब है, तुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तेरा मिट्टी का घर है, हर बारिश और बाढ़ में तेरा घर ढह जाता है। अरे चिंता मत कर, इस बार मैंने घर के छत पर पन्नी डाल दी है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमेशा हर बार मेरा मिट्टी का घर ढह जाता है। ठीक है। सुमन और पत्रा कपड़े धोकर वहां एक डंडे से बंधी रस्सी पर सुखा देते हैं। चूल्हे पर खाना बनाकर पत्रा सबको खाना परोसती है। तभी रंजन कहता है, पत्रा, तुमने अचार से रोटी क्यों दी है? सब्जी दाल कुछ नहीं बनाया क्या? अजी सब्जी नहीं थी, इसीलिए शुक्र कीजिए, अचार इतना बचा हुआ था। अब खाने में कुछ भी नहीं है। एक रोटी दे दो माँ। मुझे भी माँ एक रोटी चाहिए। बेटा, एक ही रोटी है, कैसे खाओगी? अरे इतना क्यों सोच रही है, दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी दे दे। अभी बांटना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अरे हाँ दादी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों भाई बहन मिलकर ही खाएंगे। हाँ मेरी बहन। इस तरह सभी मिलजुल कर एक साथ खाना खा लेते हैं। तभी बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है। पास की नदी से धीरे धीरे बाढ़ उनके घर की तरफ आ रही होती है। ये बात बताने सुमन आती है और घबरा कर कहती है, पत्रा भाई साहब, जल्दी से चलिए, अपना सामान बांध लीजिए, फिर से बाढ़ आने वाली है। बाहर मौसम बहुत खराब है, जल्दी यहाँ से निकलिए। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। अरे गजब हो गया बहू, जल्दी से निकल, सामान बांध ले। बच्चों, तुम मेरे साथ निकलो। अम्मा जी, आप मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। ये सुनकर सब हड़बड़ी में सामान लेकर बाहर निकलते हैं कि उनके मिट्टी का बना घर बाढ़ में ढह जाता है। सभी अपनी जान बचाकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। 2 घंटे बाद बाढ़ का तूफान चला जाता है, जिससे आसपास काफी तहस नहस मच जाता है। ये सब देखकर रोते हुए पत्रा कहती है, हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो आप हर बार हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हो? अरे इससे पहले भी आपने 5 सालों में 4 बार बाढ़ से हमारे घंटों की मेहनत से तैयार किए मिट्टी के घर को पलक झपकते ही बर्बाद कर दिया। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। बेटा, परेशान मत हो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, हौसला रखो। माँ जी, ऐसी स्थिति में और कितना हौसला रखे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? फिर से हमें घर बनाना पड़ेगा क्या? कुछ मत पूछ बेटा। पत्रा के आंसू नदी में गिरते हैं। तभी वहां एक देवी प्रकट होकर कहती है, पुत्री, और मत रो, मैं नदी हूँ। मेरे कारण बार बार बाढ़ आकर तुम्हारे घर को तोड़ देती है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी कि इस बार तुम्हारे परिवार को कोई बाढ़ या तूफान परेशान नहीं कर पाएगा।
मैं ऐसी धन दौलत दूंगी कि फिर कभी जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब से तुम इस नदी के अंदर के बने सुंदर जल महल में रहोगे। वहां तुम्हें सोने के जेवरात सब कुछ मिलेगा। जब भी तुम्हें अंदर आना हो, तुम सब अपनी मुंडी को इस नदी में डुबा देना। उसी क्षण उस महल में पहुंच जाओगे। किंतु तुम्हें खाना या बाकी जरूरी चीज के लिए इस नदी से बाहर आना होगा। ऐसा कहकर वो देवी अपना आशीर्वाद पत्रा को देती है। तत्पश्चात वो देवी नदी में गायब हो जाती है। जिसके बाद पत्रा के साथ उसके घर वाले भी देवी की बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, लगता है अब हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। माँ, बच्चों, यहाँ आ जाओ। हाँ पापा, आप सबने सुना ना, नदी देवी ने क्या बोला है। जल्दी से नदी में चलिए। हाँ बहू, चल। किंजल, मानव बेटा, आगे चलो। जी दादी। ये कहकर वो सभी नदी में एक साथ खड़े होकर अपनी मुंडी को डुबाते हैं। जिसके बाद वो नदी के एक सुंदर जल महल में पहुंच जाते हैं, जहां खजाने से भरे बक्से में बेशकीमती पैसे और जेवरात पड़े हुए थे। साथ ही वहां नोटों से सजा एक बेड भी था और उस महल के अंदर हर चीज बहुत ही शाही महल जैसी थी। उनके आते ही पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो परिवार कहता है, अरे वाह, हम सबके कपड़े तो एकदम बढ़िया हो गए हैं। ये तो कमाल हो गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख भरे दिन आए रे। अरे ये कितना खूबसूरत है। यहाँ तो आराम से सांस ले सकते हैं। माँ, पापा, हम दोनों खेलने जा रहे हैं। ठीक है माँ, हम दोनों जेवर पहनते हैं। देखिए कितने सारे हैं। और मैं तो चला नोटों की गड्डी पर सोने। इस तरह से वो सभी मछली की तरह तैरते हुए महल में यहाँ से वहां जाते हैं और मजे करते हैं। सास बहू जेवर से लग जाती हैं और पैसों को उछालती हैं। माँ जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम पानी के घर में भी रहेंगे। और इतने सारे जेवर। मेरा ये गले का हार कैसा लग रहा है आपको? माँ जी, नाच कर दिखाइए ना। बहू, मेरे सिर पर ये मुकुट कैसा लग रहा है? अच्छा नाचूं? पैसा फेंक, तमाशा देख। नाचेगी तेरी सास फुल टू लेट। आंसर हूँ सारे सवालों की, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, तेरी सास है पैसे वालों की। सभी उस जल महल में ऐश कर रहे थे। तभी किंजल और मानव आकर कहते हैं, माँ, बहुत देर हो गई, भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी लग रही है। सभी को लग रही है। बहू, कुछ खाना लेकर आजा। उसके लिए माँ जी पानी से बाहर जाकर मुंडी निकालनी होगी। ठीक है, मैं इन पैसों को लेकर कुछ खाने का ले आता हूँ बाहर से। तुम सब यहीं रुकना। ऐसा कहकर रंजन पानी की सतह से बाहर जाकर खाने का सामान खरीद लेता है। तभी पेड़ के पास दो रोते हुए बच्चे दिखते हैं, जिन्हें बहुत भूख लगी थी। भैया, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना ला दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊं खाना? मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया है। अरे बच्चों, तुम दोनों को तो बहुत भूख लग रही है ना। ये लो, मेरे पास एक्स्ट्रा खाना है, ये खा लो। और ये लो, कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, अपने माता पिता को भी खिला देना। ये सारा खाना तुम ही ले जाओ। शुक्रिया अंकल जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। इस तरह रंजन के खाने और पैसे खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा पानी की सतह में मुंडी डालता है और जल महल से पैसे लाकर खाना ले आता है और अपने परिवार के साथ खाता है। उसे फिर से और राशन की जरूरत पड़ती है, तो वो जल महल से बाहर आकर लेकर आता है और उसे पानी में अंदर जाता देख सुमन का पति रमेश कहता है, देख रहा हूँ बहुते देर से रंजन जो है पानी से निकलता है और बाहर आता है। असमंजस की बात तो ये है कि ससुरा भीगा भी नहीं होता। आखिर ऐसा कौन सा राज है पानी के अंदर? जरा हमहू तो जानूं। ऐसा कहकर रमेश नदी में अपनी मुंडी डुबाता है कि लाल आंखों वाले खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वो बाहर आकर कहता है, अब बाप रे बाप, अब मेरी जान तो बच गई हो। इतने सारे मगरमच्छ हैं कि ससुर के नाते हमरा कच्चा चमा जाएंगे बे। इस तरह कोई नदी में बने रंजन के घर में नहीं आ सकता और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। 8 साल की अंकिता कंधे पर बस्ता लटकाए रोते हुए घर लौटकर आती है। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू देखकर झिलमिल अपनी सिलाई मशीन रोकते हुए बोलती है, अंकिता, मेरी प्यारी बहन, तुम रो क्यों रही हो और इतनी जल्दी स्कूल से घर क्यों चली आई? दीदी, मास्टर जी ने मुझे धक्के मारकर कक्षा से बाहर निकाल दिया क्योंकि स्कूल की फीस नहीं भरी गई। दीदी,
क्या गरीब बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं है? क्या अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर झिलमिल की हिम्मत तिनकों की तरह टूटकर बिखर जाती है। तभी वो खुद को संभालते हुए बोलती है, अंकिता मत रो मेरी बहन, तुम स्कूल जरूर जाओगी। मैं ग्राहकों के घर जा रही हूँ पैसे मांगने, ठीक है? ये कहकर झिलमिल शर्मिला के घर आती है। शर्मिला मौसी, मुझे कुछ पैसे की मदद चाहिए। मेरी छोटी बहन के स्कूल की फीस भरनी है। मुझ गरीब अनाथ बहन की मदद कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बदले में मैं आपके कपड़े सिलकर उसे चुका दूंगी। अरे झिलमिल, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो झट से हाथ बढ़ाया और फट से तोड़ लिया? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर तुम दोनों ठहरी अनाथ गरीब बहनें। कभी ना कभी तो महंगे स्कूल में पढ़ने का शौक छोड़ना ही था। मेरी मान तो अपनी बहन को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दे। जय राम जी की। स्वार्थी शर्मिला झिलमिल को गरीबी की गुत्थी में उलझाकर अपने हाथ खड़े कर देती है। झिलमिल दुखी होकर गांव से कुछ दूरी पर बसे झरने के पास आकर बैठ जाती है और आंसू बहाते हुए बोलती है, ये झरना कितनी शांति के साथ बह रहा है। ये अपनी मीठी पानी से पंछी पखेरू की मदद करता है। दुनिया के इंसानों को इस झरने से सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो दुख देखते ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जानते हो झरने, जब भी मुझ गरीब दर्जी की जिंदगी का दुख उफनते हुए उथल पुथल मचाने लगता है, तुम्हें यूं बहता देखकर मुझ अनाथ बहन को हियाब होता है। झिलमिल काफी देर तक झरने से बात करने के बाद शाम ढलते ही घर चली आती है। 2 दिन बाद स्कूल से अंकिता का नाम कट जाता है, जिसके बाद झिलमिल अपनी बहन को गांव के खैराती स्कूल में दाखिला दिलाते हुए बोलती है, अंकिता, अपनी दीदी को माफ कर देना। तुम्हारी गरीब दर्जी दीदी के पास इतने पैसे नहीं जो वो तुम्हें बड़े स्कूल में पढ़ाए। अब से तुम्हें यही दिल लगाकर पढ़ना होगा। आप रो मत दीदी। माँ बाबूजी के भगवान के पास चले जाने के बाद आप अकेले ही मेरा पेट भरती हो। मेरे लिए यही बहुत है। दोनों बहनें अपने अपने हिस्से की कटनी को काटती है। समय बीतता जाता है। जहां एक और अंकिता रात को गरीबी मिटाने के लिए आंखें गड़ाए रात के अंधेरे में घंटों पढ़ाई करती थी, वहीं बड़ी दर्जी बहन दिन भर दोहरी मेहनत करती। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गई। एक शाम जब दोनों बहनें बाजार जा रही होती हैं, तभी गांव की 2 औरतें शर्मिला और रमीला अनाथ बहनों पर ताना कसते हुए कहती हैं, देख रही हो रमीला, आज फिर दोनों बहनें शाम ढलने के बाद बाजार जा रही हैं। अरे अनाथ बहनों का भला क्या भरोसा शर्मिला। बाजार जा रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर मुंह काला करने जा रही है। वैसे भी इनके आगे पीछे है ही कौन इन पर रोक टोक करने को। इनकी उम्र की हमारी बेटियां बाल बच्चेदार हो गई है, मगर इन बहनों का घर अभी नहीं बसा। गांव जमाने की ताने बाने सुनकर गरीब बहनें घर चली आती हैं। अगली सुबह झिलमिल झरने के पास आकर अपनी आंखों में ठहरे आंसू बहाते हुए बोलती है, झरने, ये गांव हम अनाथ बहनों का बैरी बन बैठा है। इससे पहले कि मेरी छोटी बहन पर कोई कीचड़ छिटके, मैं उसकी शादी कर दूंगी। झिलमिल अंकिता की शादी के लिए रिश्ते तलाशने लगती है, जो रामलाल के बेटे से तय होती है। देखो बेटी, जो कि तुम लड़की की बड़ी बहन हो, तो सुनो, मेरा इकलौता बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि दहेज तो चाहिए ही होगा, है ना? 2 लाख रुपए कैश, 1 तोले का चैन, अंगूठी और बारातियों का स्वागत सत्कार कर देना। बाकी साथ सामान तो तुम दोगी ही, हैं? दहेज की बड़ी रकम सुनकर झिलमिल के पांव पीछे होने लगते हैं। तभी उसकी आंखों के आगे गांव गढ़ के तानों बानों की छवि उभर आती है और वो रामलाल की सारी शर्त स्वीकार कर लेती है। शादी में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसीलिए मैं शादी की तैयारी लहंगा सिलकर शुरू करूंगी। झिलमिल सिलाई मशीन पर लहंगे सिल ही रही थी कि बरसों पुराने सिलाई मशीन ने उसका साथ छोड़ दिया। गरीबी में झुंझलाई हुई झिलमिल के मन को घनघोर चिंता घेर लेते हैं, जिसे लिए वो झरने के पास आती है। जानते हो झरने, आज मुझ गरीब का सालों से साथ चल रहा सहारा भी छिन गया। मेरी बहन अब क्या पहनेगी? मैं इस गरीबी से उकता गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे खुद में संभालो। जैसे ही झिलमिल झरने की ओर बढ़ती है, उसे झरने के बहाव में कई सारी लहरें बाहर आते दिखते हैं, जिसके साथ एक खूबसूरत परी पानी से निकलकर कहती है, झिलमिल, तुम एक लहंगे के लिए लाखों का जीवन खत्म करने वाली हो। ये लो, ये 3 जादुई लहंगे हैं। ये तुम्हारी बहन की शादी को नामो नाम पूरा करेगा। शुक्रिया परी रानी,
तुमने मेरी मुश्किल दूर कर दी। झिलमिल झरने से जादुई लहंगे लेकर घर लौटकर अपनी बहन को सारा वाकया बताती है। मगर दीदी, ये तीनों जादुई लहंगे तो 3 अलग अलग गुलाबी, सुनहरा और लाल रंग के हैं। ये क्या देंगे? देखते हैं अंकिता। ऐ झरने के जादुई लहंगे, हमें अपना जादू दिखाओ। झिलमिल के इतना कहते ही तीनों जादुई लहंगे पर एक रोशनी उमड़ने लगती है, जिसके साथ लाल लहंगे से दुल्हन का 16 श्रृंगार, सुनहरे लहंगे से खरे सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसने लगते हैं और गुलाबी लहंगे से 2000 के बहुत सारे गुलाबी नोट निकलते हैं, जिसे देखकर अनाथ बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झिलमिल दीदी, ये जादुई झरना लहंगा तो अपने आप में किसी जिन के चिराग से कम नहीं। हाँ अंकिता, अब तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा ऐसा विवाह करेगी कि पूरा गांव गढ़ देखता रह जाएगा। नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। इस चौखट पर पहली बारात आपकी आएगी। नहीं अंकिता, अब हम दोनों बहनों की बारात एक साथ आएगी। जादुई झरने लहंगे से मिले सोने को बेचकर बदले में मिले पैसों से दोनों बहनें अपने गरीब घर को तोड़कर बड़ा घर बनवाती हैं, जिसके बाद झिलमिल अपनी शादी का पहला कार्ड लेकर झरने के पास आती है। शुक्रिया झरने, हम अनाथ बहनों के सुकड़े सफर में जमाने ने सिर्फ हमें जख्म दिए, मगर तुमने हमें जो जादुई लहंगे दिए उससे हमारा घर बसने जा रहा है। झरने से अपनी खुशियां बांटकर झिलमिल घर आती है। झिलमिल दीदी, झरने के जादुई लहंगे के दिए पैसे तो हमने घर बनाने में झोंक दिए। अब शादी की साजबाज के लिए हमें और पैसे चाहिए। ऐ हमारे झरने के जादुई लहंगे, हमारी मदद करो। झिलमिल के ऐसा बोलते ही एक सुनहरी रोशनी के साथ जादुई लहंगे हवा में लहराते हुए एक बार फिर अपने अंदर से पैसे, सोना और श्रृंगार का सामान निकालते हैं, जिसे दोनों बहनें पूरे गांव को सजाती है। चारों ओर गाने और बाजे के साथ शहनाइयों की गूंज मधुर तान छोड़ रही होती थी। वहीं हलवाइयों के हाथों से बनाए जा रहे पकवानों की खुशबू शादी के सुनहरे बेले पर घुल मिल रही थी। जिसके बाद झिलमिल सुनहरा लहंगा तो वहीं अंकिता लाल लहंगा पहनकर सर से पांव तक 16 श्रृंगार में सज धज कर एक दूसरे की बड़ाई करते हुए कहती है, दीदी, इस जादुई सुनहरे लहंगे से आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपकी खूबसूरती जैसे खिल उठी है। अरे अरे, मुझसे सुंदर तो तू लग रही है, मेरी छोटी बहन। इस लाल लहंगे में तेरी सुंदरता एकदम भोर के तारे और शारोन के गुलाब जैसे जाग उठी है। अनाथ बहनों की शादी के उस रात उनके झरने से निकले जादुई लहंगे की चमचमाहट चारों ओर चांदनी के जैसे छिटकी हुई थी। सभी की नजरें उनकी जादुई लहंगे की टिमटिमाहट पर ऐसी टिकी थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद कल की गरीब अनाथ बहनें आज अपनी गृहस्थी में खुशी से जिंदगी बिता रही थी, मगर आज भी झरने और उसके जादुई लहंगे का उपकार उनके जहन में जिंदा है। आज भी वो अक्सर गरीब लड़कियों को झरने से शादी का जादुई लहंगा भेंट में देकर उनके दामन को खुशियों से भरते हुए दिखाई देती हैं।